हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा, आज का जो लेक्चर्स होगा वो होगा अपना डिस्टिंग्विश बिटवीन पे। पूरा 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे लेके आया हूँ। तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्कस करेंगे और यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिख रहा है आपको, वो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सो प्लीज बच्चे लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे, ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, प्लीज बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स तुम लोग को ये बता देता हूँ, ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको सॉल्व वाले सभी क्वेश्चंस, मतलब सभी लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स, अगर आपको सभी चीजें चाहिए वन प्लेस पे, तो ये वाली बुक जरूर रिफर करना। थोड़ा जूम कर देता हूँ, प्लीज ये बुक जरूर रिफर करना, क्योंकि ये बुक आपके बहुत मतलब एक ना ब्रह्मास्त्र है। ये वाला बुक आपका ब्रह्मास्त्र क्यों है? क्योंकि आपको लास्ट ईयर के सभी पेपर्स आपको ये वाली बुक में से मिल जाएंगे, सॉल्व वाले, कोई भी सब्जेक्ट हो, वेदर इट्स ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, सभी क्वेश्चंस के पेपर्स आपको लास्ट ईयर के विद सॉल्यूशन। लास्ट ईयर तक क्या था इसमें, ये ओसवाल पब्लिशर्स की बुक में जो रिफर कर रहे थे बुक अपन, उसके अंदर क्या था कि क्वेश्चंस ही थे, खाली आंसर्स नहीं था। बट ये वाला जो बुक से आपको विद क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिलेगा। तो आप चाहो तो आप अमेजोन से भी, गूगल प्ले स्टोर से भी, इनका ओसवाल पब्लिशर्स का क्या है ऐप स्टोर है, आप क्या कर सकते हो, वहां से बाय कर सकते हो। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, www.oswalpublisher.com। वन सेकंड बुक दिखा देता हूँ। ये वाला बुक आपको क्या करना है, रिफर करना है। और कॉस्ट वाइज बात करो तो बहुत मिनिमम 672 ही क्या है इसका MRP है। तो आई होप उतना तो आप खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर्स जो एग्जाम आने वाली बोर्ड एग्जाम, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, तो मैंने तुम लोगों को डे 1 से बोला है कि डायरेक्ट फाइनल मैच खेलने मत जाओ, आपको उससे पहले प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जो है ये आपके क्या हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशंस। एंड कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मेरी ये डाउट है। आपके जो भी डाउट एंड डिफिकल्टी क्या किया जाएगा, शॉर्टेड आउट किया जाएगा। चलो पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है आपका करंट अकाउंट एंड नथिंग बट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। लेट्स सी क्या है इसके अंदर। पहले तो तुम लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब वो अकाउंट जहां पे जनरली वो बिजनेसमैन के पास होता है। जनरली सैलरी पर्सन के पास क्या होता है, सेविंग अकाउंट, जो अपने मम्मी डैडी के पास है, जो सेविंग अकाउंट है। अनटिल एंड अनलेस पापा के पास बिजनेस है। तो अगर पापा के पास बिजनेस है तो पापा का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, LLP है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उनका जनरली जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट को कौन सा बोलते हो आप, करंट अकाउंट बोलते हो। अभी व्हाट यू मीन बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, नाम में लिखा है फिक्स डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे आपको सर्टेन सम ऑफ मनी फिक्स डिपॉजिट के लिए अमाउंट क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन एंड द अदर हु हैव अ रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इट इज दैट अकाउंट वेयर द फिक्स डिपॉजिट मतलब फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आप क्या कर सकते हो, ये वाला अकाउंट क्या कर सकते हो, मतलब अकाउंट ओपन नहीं होता है, वो जनरली आपका सेविंग अकाउंट में से, सपोज के फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख, आपका सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख में से आप इफ यू वांट कि आप आपकी विश है कि भाई मैं 5 लाख में से 2.5 लाख रुपया मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ। तो आपका वो सर्टेन अमाउंट 2.5 लाख का जो आपने फॉर्म भरा रहेगा FD के लिए, वो आपका क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है सर्टेन पीरियड के लिए और सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। विड्रोवल, कस्टमर कैन विड्रॉ मनी बाय चेक। यहाँ से तो आप आराम से विड्रॉ ले सकते हो, मतलब अमाउंट वापस से ले सकते हो करंट अकाउंट में से जब भी चाहो तभी। बट कस्टमर कांट विड्रॉ द ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। फिक्स डिपॉजिट के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 1 साल का FD किया है, शॉर्ट में बोलो फिक्स डिपॉजिट का FD, तो आपको वो टाइम तक क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो सर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरे को अर्जेंसी है, मुझे वो अमाउंट चाहिए एनी सिनेरियो में, तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट के बाद आपको सुनेगा, और अगर उसको रिलेवेंट लगा, ऑफकोर्स रिलेवेंट ही लगेगा वो, क्योंकि आपका ही पैसा है, तो वैसे तो ना नहीं बोलेंगे, बट वो सर्टन परसेंटेज जो होता है आपका, वो क्या हो जाएगा, कट होके आपके पास इंटरेस्ट आएगा। मतलब फुल अमाउंट जो आने वाला था इंटरेस्ट का, वो फुल अमाउंट नहीं आएगा, आपको सर्टन पोर्शन ही क्या आएगा, आपके हाथ में आएगा। डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो बैंक प्रोवाइड पासबुक देते हैं, चेकबुक देते हैं, पे इन स्लिप देंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बुक टू द कस्टमर। बट अगर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको खाली एक स्लिप मिलेगी, नथिंग बट वो FD की स्लिप होगी, फिक्स डिपॉजिट स्लिप होगी। बैंक प्रोवाइड अ रिसिप्ट टू देयर कस्टमर इन अ रिटर्न मतलब FD के रिटर्न में आपको फिक्स FD की स्लिप मिलेगी, नथिंग बट रिसिप्ट बोल सकते हो आप।
हु टेक इट, कौन लेगा, इट इज सुटेबल फॉर अ ट्रेडर्स, मतलब जो बाइंग सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, फर्म्स, बिजनेसमैन हो गया, कंपनीज हो गई और इंस्टीट्यूट्स हो गए। जनरली ये अकाउंट कौन जनरली प्रीफर करता है, बिजनेस वालों के लिए। बट अगर ये बात करूं तो ऑफकोर्स इट इज सुटेबल फॉर एनीवन हु होल्ड आइडल कैश। आइडल का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैश जो ऐसे ही पड़ा है, आइडल बोलते हैं ना, आइडल है। आइडल का मतलब ये ऐसे ही पड़ा है जो कैश जो आपको अभी जरूरत नहीं है और या तो आपको फ्यूचर में 1-2 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप सेविंग की जगह कहां पे इन्वेस्ट कर दो, एफडी में इन्वेस्ट कर दो, कि ताकि इंटरेस्ट रेट भी क्या हो, ज्यादा है और अमाउंट भी क्या रहे, सेफ रहे। आगे बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस की बात करूं, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ करंट अकाउंट एज लॉन्ग एज देयर इज अ बैलेंस इन द अकाउंट। बट यहां पे बात करेंगे अमाउंट कैन बी विड्रॉ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड इफ द विड्रॉन अर्लियर देन द पेनल्टी इज चार्ज फ्रॉम द होल्डर। यहां पे पेनल्टी वर्ड आप नहीं बोल सकते, यहां पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वही उन लोग पेनल्टी के फॉर्म में काउंट कर लेते हैं, मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मतलब जहां पे सपोज फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपये इंटरेस्ट रेट मिलने वाला था एंड ऑफ द ईयर, तो वहां पे आपको अमाउंट जो भी मंथ वाइज रहेगा वो कैलकुलेट करके आपका अमाउंट क्या कर देगा, डिडक्ट कर देगा। तो पेनल्टी नहीं बोल सकते हो, पहले हाँ एक टाइप का पेनल्टी हुआ है कि आपका इंटरेस्ट रेट कट के आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, नॉर्मली इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। करंट अकाउंट पे आपको एक भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लो बच्चे लोग, सेविंग अकाउंट पे मिलेगा बट करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, भले आपके अकाउंट में 10 लाख है, 15 लाख है, 1 करोड़ है, कितना भी है। बट अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर एज लॉन्गर द पीरियड हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना ज्यादा लॉन्गर द पीरियड उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। फैसिलिटी, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन। करंट अकाउंट में ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम आता है बच्चे लोग, करंट अकाउंट पे आपको क्या मिलेगा, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। बट आपको अगर मैं बात करूं एफडी के अंदर ऐसा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फंडा होता ही नहीं। ओनली वन अकाउंट जिसके अंदर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है जो होगा आपका करंट अकाउंट। वन सेकेंड रिपीट करेंगे, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट में ही मिलेगा। तो एफडी फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कैन बी यूज फॉर गिविंग अ लोन टू द कस्टमर। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आई होप तुम लोग को क्लियर है। कुछ भी डाउट हो इसको लेके और कोई भी क्वेश्चंस को लेके, वेदर इट्स ओसीएम, इकोनॉमिक्स, एनएसपी, कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी राह देख रहे हो यार, हिरेन सर के लिए एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। अभी देखो आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो पूरा एक समराइज फॉर्म में लास्ट जैसे क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब आपका चैप्टर खत्म होता है, वैसे ही उन लोग ने पूरा चार्ट फॉर्म में, मतलब पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा एक चार्ट फॉर्म में उन लोग ने क्या बताया, डिस्टिंग्विश बताया। ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ऐसे करके 6 टाइप के आपके क्या है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर है आपके सिलेबस के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चार्ट जो है आपका 100% एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिखेगा दिखेगा दिखेगा, लिख के लो ले, हिरेन सर की गारंटी है, मतलब आएगा ही, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपलसरी आएगा। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कुछ भी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का रहेगा मे भी है, मतलब बोर्ड में आया है, उसका कॉम्बिनेशन था ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सब चीजें अलाइन करनी है, मतलब आपका रिसोर्सेज आ गए उसको क्या करना है, एक जगह पे इकट्ठा करना है और राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे क्या करना है, फिट करना है, मतलब इस कॉल्ड हो गया स्टाफिंग। इसलिए स्टाफिंग इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजिंग। ये आपने एक देखा रहेगा वन ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर, वहां पे एक देखा रहेगा डिपेंडेंसी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि आपको अलाइन करना है रिसोर्सेज को और उसको क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है। और क्या करना है, मतलब यूटिलाइज करना है, क्या मतलब ये होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आज मैं तुम लोग को क्या करा रहा हूं, डायरेक्टिंग मतलब मोटिवेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। इट्स नथिंग बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब इट्स कॉल्ड सीनियर अपने जूनियर को या तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, डायरेक्ट करते रहता है, इंस्ट्रक्शन करते रहता है। लेट्स सी विद द मीनिंग। ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग द एक्टिविटी इन सर्टन ऑर्डर, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है, अलाइन करना है कि आपका प्रॉपर रिसोर्सेज एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। व्हाट यू मीन बाय डायरेक्टिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग
इंस्ट्रक्टिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि जो भी गोल ऑर्गेनाइजेशन सेट किया है कि वो उसका गोल क्या हो, अचीव हो, तो आप एज अ सीनियर, आप एज अ लीडर अपने जूनियर को क्या करना है, गाइड करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि प्रॉपर रिसोर्सेज एक जगह पे एक इकट्ठा कर ले। इसका क्या होगा, टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट टू गेट द थिंग डन इन द राइट मैनर, कि भाई वो जो काम कर रहा है कौन, जूनियर, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं और प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, इसलिए जनरली क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है सुपीरियर। फैक्टर की बात करूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर आर कंसीडर इन अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स देखो, आपको कोई भी प्रोडक्शन चीजें बनानी, कोई भी चीजें बनानी है आपके बिजनेस के अंदर, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिसोर्सेज का क्या करना है, ध्यान रखना है। जब भी आप रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, आप अरेंज करोगे तो कभी आप दोनों चीजें देखोगे, दोनों चीजें मतलब दोनों एंगल देखोगे, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे और उसके बेस पे आप क्या करोगे, जनरली डिसाइड करोगे कि कहां से रिसोर्सेज अरेंज करना है, वेदर इट्स लोकली या तो फिर आउटसाइड से। तो दोनों फैक्टर इज कंसीडर हो गए जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो। यहाँ पे जनरली इंटरनल फैक्टर ही हो, जनरली जो सीनियर होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में और उसका जूनियर है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में ही है। तो डायरेक्टिंग इज कंसर्न डायरेक्टली विद द इंटरनल फैक्टर दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, नथिंग बट बात करूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। ऑर्डर की बात करूं, कम आफ्टर द प्लानिंग, इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के बाद ही तुरंत क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, इसलिए इसको सेकंड फंक्शन बोला है ऑर्डर वाइज। कम आफ्टर द स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद आता है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। गेटिंग माय पॉइंट। रिसोर्सेज की बात करूं, ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड आर अरेंज इन द सिस्टमेटिक मैनर। इट इज गिव द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय रिगार्डिंग द यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज। नेचर, इट टेक प्लेस अंटिल द ऑल द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड एंड अरेंज। जब तक आपके सभी रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, जब भी जिस दिन या तो जिस टाइम पे आपका रिसोर्सेज इकट्ठा हो गया वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं किसकी, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तो बॉस आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू रहने वाला है। मतलब जब तक कंपनी एग्जिस्ट रहेगी, जब तक कंपनी के अंदर काम होगा, तब तक डायरेक्टिंग मतलब सीनियर अपने जूनियर को क्या करता रहेगा, डायरेक्ट करता रहेगा। तो डायरेक्शन इज नीडेड अंटिल द टारगेट आर अचीव्ड। इन शॉर्ट, टारगेट तो कभी भी सेट, सपोज के फॉर एग्जांपल कंप्लीट भी हो गए तो नेक्स्ट टारगेट तो क्या होता है, रेडी होता है। तो इट्स काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू इन नेचर। समझ में आया बच्चे लोग, ठीक है। चलो, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट पॉइंट, टॉप एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज। जनरली रिसोर्सेज कौन ऑर्गेनाइज करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट या तो मिडल लेवल मैनेजमेंट, और इसका ऑर्डर कौन इंप्लीमेंट करता है, जनरली लोअर लेवल मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करता है। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की, तो जनरली बॉस वो सब में चीज में नहीं पड़ता है, बॉस जो होता है जनरली प्लानिंग करता है, और ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्टिंग करना वो जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग द एम्प्लॉयज। तो आई होप क्लियर है व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग। चलो, आज का लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन जो होगा आपका ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। लेट्स सी। देखो, पहले तो तुम लोग को इसका बेसिक डिफरेंस बिटवीन समझा देता हूं। मतलब बेसिक मतलब इन लोगों का मतलब क्या होता है। आई थिंक सो 11th में तुम लोग ने पढ़ा ही रहेगा, बच्चे लोग ने। पहला ही चैप्टर है उसी में था, जो था कॉमर्स एंड बिजनेस करके था। अभी बिजनेस क्या है सर, ये क्या है, आपका बिजनेस है सर, ये बिजनेस है, यस दिस इज कॉल्ड बिजनेस। अभी समझाता हूं तुम लोग को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको अगर मैं वन टर्म में कंक्लूड करना है मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सर एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स बना रहा है, तो उस गुड्स का प्लानिंग करना है, वो गुड्स के रिसोर्सेज कहाँ से लाना है, डायरेक्टिंग कैसे होगा, कैसे सेल होगा, कैसे ऑर्डर लेके कस्टमर से कैसे सेल करेंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, वो सब चीज को अगर मुझे एक वर्ड में बोलना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। बट सर मुझे खाली ऐसा ही बोलना है कि मैं खाली एक ही एक्टिविटी कर रहा हूँ, बाइंग एंड सेलिंग, तो मैं बिजनेस नहीं बोलूंगा, मैं कॉमर्स कर रहा हूँ। नथिंग बट इट्स कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिविटी। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन, अगर सपोज के बिजनेस में से एक एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है मुझे, किसका, बाइंग एंड सेलिंग, तो वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, कॉमर्स बोलूंगा। वो चीज को मैं क्या बोलूंगा, कॉमर्स। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बिजनेस के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होगा ही ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने तुम लोग को भी जस्ट बोला। तो
कॉमर्स एक क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है पूरे बिजनेस का। तो उसके आगे वर्ड लग जाएगा ई और इसके आगे लग जाएगा भी ई। अब ई का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बाइंग एंड सेलिंग भी इलेक्ट्रॉनिक होगी और बिजनेस भी कैसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। मतलब आज नावडे सभी बिजनेस, सभी कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग किससे कर रहे हैं, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं। तो आई होप तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए। आई होप ऑफकोर्स तुम लोग को कॉमर्स और बिजनेस के अंदर डिफरेंस मालूम ही होगा, इतना तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे टाइपो एरर है, इग्नोर। इट रिफर्स टू द परफॉर्मिंग ऑनलाइन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस एंड एक्टिविटी ओवर द इंटरनेट। क्लियरली लिखा है कमर्शियल ट्रांजेक्शंस एंड एक्टिविटी, नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग। इट रिफर्स टू परफॉर्मिंग एवरी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू आउट द इंटरनेट, मतलब सभी एक्टिविटी अपन इंटरनेट पे जो कर रहे हैं वो चीज को मैं बिजनेस बोलूंगा। स्कोप, इट इज अ नैरो कंसेप्ट एंड इट इज अ सबसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा है किसका, ई बिजनेस का। बट अगर मैं बात करूं, ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड इट इज अ सुपर सेट ऑफ द ई कॉमर्स, मतलब इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा किसका छुपा हुआ है, ई कॉमर्स का छुपा हुआ है। ट्रांजैक्शन की बात करूं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट इन ई कॉमर्स, मतलब कमर्शियल मतलब बाइंग एंड सेलिंग वाला, बिजनेस वाला। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर कैरिड आउट इन अ ई बिजनेस। लिमिटेशन की बात करूं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन आर लिमिटेड, बट अगर मैं बिजनेस की बात करूं, ई बिजनेस ट्रांजैक्शन आर नॉट लिमिटेड, क्योंकि इट्स अ वाइडर स्कोप, इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज्यादा हो गए। एक्टिविटीज की बात करूं, इट इंक्लूडिंग सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एटसेट्रा ओवर द इंटरनेट। वन सेकंड, यहाँ पे टाइप है ओवर द इंटरनेट, मतलब सभी ट्रांजैक्शन इंटरनेट पे होगी। और स्पेशली सभी का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेकिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, मतलब यहाँ पे बार्टर ट्रांजैक्शन नहीं होगा, पैसे से लेन देन वाला होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही एक्टिविटी इंक्लूडिंग है। बट अगर यहाँ पे बात करूँ, इट इंक्लूडिंग द कस्टमर एजुकेशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, सप्लाई एक्टिविटी, मार्केटिंग, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एटसेट्रा ओवर द इंटरनेट, मतलब ओवरऑल एक्टिविटी किधर कवर होगी, ई बिजनेस के अंदर कवर होगी। ऑपरेशन की बात करूँ, इट इज मेनली रिक्वायर द यूज ऑफ ओनली अ वेबसाइट एंड इट रिक्वायर द यूजिंग ऑफ द मल्टीपल वेबसाइट, ERPs एंड GRMs दैट कनेक्टेड डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 पॉइंट। रिसोर्सेज की बात करूं तो इट इन्वॉल्व्स अ मैंडेटरी यूज ऑफ द इंटरनेट। ऑफकोर्स यहाँ पे भी इंटरनेट की जरूरत है, बट यहाँ पे नॉट ओनली इंटरनेट, इट कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ द इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, सभी को कनेक्ट होना चाहिए तो ही आपका ऑर्डर आएगा ना ऑनलाइन। यस, तो यहाँ पे इंटरनेट भी चाहिए, एक्स्ट्रानेट भी चाहिए और इंट्रानेट भी चाहिए। बिजनेस मॉडल की बात करूँ तो ई कॉमर्स इज एप्रोप्रिएट इन अ बिजनेस टू कस्टमर, मतलब B2C कॉन्टेक्स्ट, बट ई बिजनेस की बात करूँ इज अप्रोप्रिएट इन अ बिजनेस टू बिजनेस, मतलब B2B कॉन्टेक्स्ट। तो दीज आर द नथिंग बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर मेरी ये डाउट है, स्पेशली को 12th OC इकोनॉमिक्स और SP को लेकर। सो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।